नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, जो चैप्टर नंबर होगा 4, रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी दृष्टि से है। चाहे वो आईआईटी हो या नीट हो, यहाँ से 2-4 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका अध्ययन बहुत ही जरूरी है। बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि रासायनिक बलगतिकी है क्या, इसमें हम पढ़ते क्या हैं। तो रासायनिक बलगतिकी में पढ़ा जाता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक बलगतिकी होता क्या है या केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो जो रासायनिक बलगतिकी है यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक क्या है, रासायनिक, और दूसरा है बलगतिकी। रासायनिक का अर्थ होता है रासायनिक अभिक्रियाएं और बलगतिकी का होता है दर। दर का मतलब है कि एक समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में वह रासायनिक अभिक्रिया कितना घटित हुई। रासायनिक अभिक्रिया घटित होने की दर का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। तो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की दर का अध्ययन किया जाता है और इसके साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रता या उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहा जाता है रासायनिक बलगतिकी। और यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने के दर का क्या मतलब है? तो कितने समय में कितना रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से हो रही है या तीव्र गति से हो रही है, इसके बारे में जो है यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। यही रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने का दर का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो रासायनिक अभिक्रिया तीव्र वेग से हो रही है या मंद गति से हो रही है, धीरे धीरे हो रही है या कितनी तेजी से हो रही है, यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने का दर है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने परिभाषा समझ लिया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसकी परिभाषा को बोर्ड पे नोट करते हैं। क्या है रासायनिक बलगतिकी? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की दर का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाए एवं साथ ही साथ दर को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रता एवं उत्प्रेरक आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि जो रासायनिक बलगतिकी है, रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, या 2 शब्दों से बनाया गया इसे। एक है रासायनिक का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? तो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनता है। अभिकारक पदार्थों के बीच अभिक्रिया होती है और उसके साथ साथ क्या बनता है? उत्पाद बनता है। अब उत्पाद बनने की दर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया घटित होने की दर क्या है? किस समय अंतराल में यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है,
यही कहलाता है रासायनिक बल गतिकी। वही चीज लिखा गया, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की दर का अध्ययन किया जाए एवं साथ ही साथ दर को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रता एवं उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। अब बात किया जाए यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया की घटित होने का दर का क्या अर्थ है, तो अभिक्रिया के घटित होने की दर का अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है अथवा मंद गति से हो रही है, मंद गति से। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की दर का अर्थ क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है तीव्र गति से हो रही है अथवा मंद गति से हो रही है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया कितना तेज हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, कितना फास्ट हो रही है, कितना स्लो हो रही है रासायनिक अभिक्रिया, वही जो है क्या है रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की दर का अर्थ है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, कुछ उदाहरण से हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया यदि मंद गति से हो रही है, किससे हो रही है, मंद गति से, बहुत ही स्लो हो रही है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है मंद अभिक्रिया। क्या कहते हैं, मंद अभिक्रिया। तो समझा जाए मंद अभिक्रिया का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, महीनों का समय लग जाता है, वर्षों का समय लग जाता है, इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है मंद अभिक्रिया। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना। तो लोहे में जंग का लगने का क्या मतलब है कि जब लोहे को खुला वायु में छोड़ दिया जाता है तो वहां पे वायु में ऑक्सीजन है और इसके साथ ही साथ नमी मिलता है, वर्षा हो या कोई भी कारण से जो है उसे नमी मिलता है, जिस कारण से कुछ दिनों बाद उस पर उसके बाहरी परत पे बाहरी सतह पर क्या होता है कि भूरे रंग की परत बनने लगती है और उसी को बोला जाता है कि लोहे में क्या लग गया, जंग लग गया। लेकिन उस पर यदि प्रभाव की बात करें तो बाहर से यदि हम पेंट कर देते हैं, उस पर किसी चीज का लेप लगा दें, तो जंग लगने की प्रक्रिया बहुत ही और स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यह प्रक्रिया जो है क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, किसके द्वारा, जब उसको हम पेंट कर दे रहे हैं या ऐसे खुला छोड़ देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, तो जंग जल्दी से लग जाता है, कुछ दिनों में ही, कुछ महीने में ही उसमें जंग लग जाता है। तो क्या कर रहा है कि ये जो पानी है या ये कहा जाए कि पेंट है, उसमें जंग लगने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। और रासायनिक बल गतिकी में इसी का तो अध्ययन किया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने की दर का अध्ययन किया जाए और उस दर को प्रभावित करने वाले कारकों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसे ही बोला जाता है रासायनिक बल गतिकी। इतनी बात आप लोगों ने समझा। तो यहाँ पे लोहे में जंग का लगना बहुत अधिक समय में यह प्रक्रिया होती है, थोड़े समय में नहीं, कुछ घंटों में नहीं होती है, इसको घटित होने में कई महीने कई वर्ष लग जाते हैं। इस तरह से इसको कहेंगे कि ये बहुत ही मंद अभिक्रिया है। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा, तो जैसे कि कोयला का ग्रेफाइट अथवा या हीरे में परिवर्तन, यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है, जिसमें क्या होता है कि कोयले की खदान होती है और उसमें ग्रेफाइट और हीरा भी मिलता है। इसका मतलब है कि यह कोयला परिवर्तित हो गया है, किसमें, ग्रेफाइट और हीरा में। और ग्रेफाइट और हीरा कोयले का क्या है, तो अपरूप है। अपरूप का मतलब है कि एक वस्तु का एक से अधिक रूप हो, एक वस्तु का जब एक से अधिक रूप होता है तो उसी को बोला जाता है अपरूप। अब यह प्रक्रिया होने में, यह अभिक्रिया होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये भी मंद अभिक्रिया है। बात करेंगे यहाँ पे दूसरा
मंद अभिक्रिया हो गया। अब तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रिया जिसको कि तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है, तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम बहुत ही एक साधारण सी वस्तु लेंगे और उसे आप लोग समझ लेंगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे रिएक्शन के भी द्वारा इसे हम दिखाएंगे। तो तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत ही क्षणिक समय लगे, बहुत कम समय लगे, क्षणिक समय में ही घटित हो जाए, सेकेंड से भी कम समय लगे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है तीव्र अभिक्रिया। जैसे कि हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में क्या करते हैं कि दूध में यदि हम नींबू का रस डाल देते हैं, नींबू का रस, तो बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया होती है और जो दूध है फट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो दूध का खट्टा होना एक बहुत ही क्या हो रही है? तो फास्ट रिएक्शन हो रही है, सेकेंड से भी कम समय लगता है यह प्रक्रिया को कंप्लीट होने में। तो कहेंगे यहाँ पे कि दूध का खट्टा होना या दूध का फटना कौन सी अभिक्रिया है? तो तीव्र अभिक्रिया है। अब एक रिएक्शन वाली अभिक्रिया देखा जाए, जैसे कि हम कहें कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसका सूत्र होता है, और इसका विलयन हमने लिया और इसके विलयन में NaCl डाला। क्या डाला गया? NaCl। जब NaCl का विलयन डाला गया तो यह बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। ये क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है, लिख लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। और इसकी अभिक्रिया हो रही है, इसकी अभिक्रिया हो रही है जिसके द्वारा बनेगा क्या? तो जिसके द्वारा बनेगा AgCl, और इसके साथ ही साथ बनेगा, थोड़ा सा हम इसको फिर से इसको लिखते हैं। क्या हमने कहा कि जब AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाया जाता है, NaCl का विलयन मिलाया जाता है, तो क्या बनता है? बनता है यहाँ पे AgCl और प्लस NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या है कि ये AgNO3 क्या है? तो इसको हमने कहा कि ये है सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे NaCl क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। और यहाँ पे AgCl क्या है? तो ये है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड। और NaNO3 क्या है? तो ये है सोडियम, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो बहुत ही फास्ट गति से अभिक्रिया होती है, और जिसके द्वारा क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। ये क्या है? तो AgCl जो है एक प्रकार का अवक्षेप है जो कि सफेद रंग का होता है और नीचे पेंदी में विलयन में क्या हो जाता है? तो बैठ जाता है। तो यहाँ पे ये जो है अवक्षेप का निर्माण होता है। अब यह अभिक्रिया फास्ट क्यों होती है? क्योंकि यह अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया। आयनिक का क्या मतलब कि यहाँ पे जो AgNO3 है, लिखते हैं यहाँ पे AgNO3, यह टूट जाता है बहुत ही तेजी से, Ag पे धनायन और NO3 पे ऋणायन में टूट जाता है। और यहाँ पे जो NaCl है यह टूट जाता है Na पे धनायन और Cl पर ऋणायन यानी कि क्लोराइड आयन में। और यहाँ पे क्रॉस रिएक्शन हो जाता है। क्या चीज? तो क्रॉस रिएक्शन। ये वाला इसके साथ जुड़ जाता है और ये वाला इसके साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पे ये उत्पाद हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। अब बात किया जाए तीसरा, तीसरा क्या होगा? तो ध्यान देना है यहाँ पे तीसरी अभिक्रिया, तो वह होगी मध्यम गति से, मध्यम गति से होने वाली अभिक्रिया, अभिक्रिया, मध्यम गति से होने वाली अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो न तो मंद गति से हो रही है न तो तीव्र गति से हो रही है, तीव्र दर से हो रही है, इन दोनों के मध्य हो रही है।
तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है मध्यम गति से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम जान सकते हैं कि कितना समय में यह अभिक्रिया कितना उत्पाद देने वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि आयनिक रिएक्शन है और ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन होता है आणविक होता है। आणविक का मतलब है क्या कि अणुओं में से बंध का टूटना और नए बंध का बनना। तो बंध टूटने में और नया बंध बनने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके दर की गणना कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के रूप में देख लिया जाए, जैसे कि अमोनिया का बनना। अमोनिया के बनने में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस होती है और हाइड्रोजन गैस होती है, और जिसके द्वारा कि अमोनिया गैस बनता है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे दो है, तो नाइट्रोजन को बराबर करना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 2 नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन था। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे हम 3 का गुणा कर लेते हैं, तो ये रिएक्शन संतुलित हो गया। और इसमें क्या है कि नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के अणु है, 2 नाइट्रोजन के परमाणु है, जिसमें कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से मिलकर के ये बने हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं। जब ये हाइड्रोजन बंध टूटेगा, जब ये नाइट्रोजन के बीच बंध टूटेगा और टूटने के बाद ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ करके NH3 का निर्माण करेंगे, और इसमें थोड़ा सा लगेगा समय। तो इस कारण से क्या होते है कि इसके वेग का, इसके दर का हम गणना कर सकते हैं। तो मध्यम गति से होने वाली ये अभिक्रिया है। तो यहाँ पे रासायनिक बल गतिकी में इन मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाओं के ही बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसी की दर की गणना हम कर सकते हैं। यहाँ पे मंद गति से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की गणना नहीं कर सकते, उसके दर की गणना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह कितना समय में होगा, कितना वर्ष लग जाएगा, इसके बारे में हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से तीव्र अभिक्रिया में क्या होता है कि बहुत ही क्षणिक समय में हो जाता है, सेकंड से भी कम समय में हो जाता है, तो उस समय की गणना हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की अभिक्रिया के बारे में यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम जिस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, मध्यम गति से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो इतनी चीजें आप लोगों ने समझा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट करें, और उसके बाद से हम इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जानेंगे, जो होगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया वेग। तो इसे फटाफट आप लोग नोट करें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने समझा रासायनिक बलगतिकी होता क्या है, इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का अध्ययन किया जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया दर या रासायनिक अभिक्रिया वेग क्या होता है, यही होगा आपका पहला टॉपिक, जो कि आपके NCERT में दे रखा है, जो है 4.1। तो रासायनिक अभिक्रिया वेग होता क्या है, तो सबसे पहले हमने बताया क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनता है, और अभिकारकों की क्रिया से उत्पाद बनने की क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक बार यही चीज हम इसको नोट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं, जिसको कि रिएक्टेंट बोला जाता है, रिएक्टेंट्स, और इसके बीच अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद। और उत्पाद को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो ध्यान देना है, अभिकारक को R से प्रदर्शित करते हैं, रिएक्टेंट को, और उत्पाद को जो है P से प्रदर्शित करते हैं, प्रोडक्ट को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो अभिकारकों से क्रिया होती है और उत्पाद बनता है, इसी प्रकार की क्रिया को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किस रूप में है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ किस रूप में है। तो यदि ये विलयन अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो उसको मापने के लिए अलग चीजें हैं, और यदि ये गैस अवस्था में, तो इसको मापने के लिए अलग चीजें हैं। तो वही चीज देखा जाएगा कि यदि ये विलयन अवस्था में, तो इसकी दर की गणना हम सांद्रता के द्वारा करते हैं, और यदि यही गैस के रूप में है, अभिकारक और उत्पाद, तो इसकी गणना हम आंशिक दाब के रूप में करते हैं। और यही चीजें हम यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहला कंडीशन होगा क्या, तो यदि अभिकारक तथा उत्पाद
जलीय विलयन के रूप में हो, जलीय विलयन की अवस्था में हो, तो इनकी गणना हम किसके रूप में करते हैं? सांद्रता के रूप में करते हैं। गणना का मतलब है मापन करते हैं। यहां पे गणना का मतलब है क्या चीज? तो मापन। तो कहने का मतलब यदि अभिकारक तथा उत्पाद जलीय विलयन के रूप में हो, किसके रूप में हो? जलीय विलयन के रूप में, तो उसका मापन हम किसके रूप में करते हैं? सांद्रता के रूप में करते हैं। और दूसरा चीज है क्या? यदि अभिकारक एवं उत्पाद किसके रूप में हो? गैस के रूप में, गैस की अवस्था में हो, गैस की अवस्था में हो तो उनकी गणना, मतलब अभिकारक और उत्पाद की गणना, उनकी गणना या मापन कह सकते हैं इसको, मापन किसके रूप में करते हैं? तो इसकी गणना जो है हम आंशिक दाब के रूप में करते हैं। आंशिक दाब के रूप में किया जाता है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो क्या होगा? अभिकारक और उत्पाद किसके रूप में होगा? विलयन के रूप में। किसके रूप में होगा? विलयन के रूप में। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया वेग के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से रासायनिक अभिक्रिया वेग के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया वेग? तो हमने कहा क्या? हमने कहा यही कि हमने लिया आर का मतलब है अभिकारक और पी का मतलब है उत्पाद। एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कि अभिकारकों से होती है और उत्पाद बनता है। ये दोनों किस रूप में है? तो ये दोनों जलीय विलयन के रूप में है, जलीय विलयन के रूप में है। और ये भी क्या है? जलीय विलयन के रूप में है, जलीय विलयन। देखते चलना है, दोनों जो है जलीय विलयन के रूप में। जब विलयन के रूप में होता है तो क्या हम देखते हैं? इसका सांद्रता देखते हैं। ये बात याद रखनी है कि क्या देखा जाता है? सांद्रता देखा जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होगा और उत्पाद की भी सांद्रता में होगा परिवर्तन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये होगा कि जो अभिकारक होगा, अभिकारक वह क्या करेगा? तो इसकी सांद्रता में कमी आएगी, इसकी सांद्रता में क्या होगी? कमी आएगी। और जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया घटित होगी, समय बढ़ेगा, तो इस उत्पाद की सांद्रता में होगी वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में होगी वृद्धि। इसी चीज को हम नोट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन। वही चीज इधर भी होगा। क्या होगा? तो उत्पादों की सांद्रता में होगा क्या चीज? तो परिवर्तन। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे ही प्रारंभ होगी, जैसे ही समय स्टार्ट होगा रासायनिक अभिक्रिया होने का, तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होगा, इसके साथ साथ उत्पादों के भी सांद्रता में परिवर्तन होगा। लेकिन किस कंडीशन में? तो यहाँ पे ध्यान देना है, अभिकारकों की सांद्रता में कमी होगी और उत्पादों की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सांद्रता में कमी, किसके? तो अभिकारकों की। और यहाँ पे लिख देते हैं सांद्रता में वृद्धि। तो यहां पे देख लेते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन का क्या मतलब? कि अभिकारकों की सांद्रता में होगी कमी और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन का क्या मतलब? कि उत्पादों की सांद्रता में होगी वृद्धि। जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ती है, अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि। तब यहाँ पे बहुत ही आसानी से रासायनिक अभिक्रिया वेग को हम परिभाषित करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वेग क्या होता है। तो इसको लिख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वेग को, रासायनिक अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता
अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन दर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी बातें कि रासायनिक अभिक्रिया वेग को अभिकारकों की सांद्रता अथवा उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन दर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कितना समय में कितना परिवर्तन हुआ, या कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की समय के साथ परिवर्तन दर को ही बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया वेग, या कह सकते हैं कि उत्पादों के समय के साथ परिवर्तन दर को बोला जाता है क्या चीज, तो रासायनिक अभिक्रिया वेग। यानी कि समय के साथ जो भी परिवर्तन होगा अभिकारक की सांद्रता में या उत्पाद की सांद्रता में, इसी दर को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया वेग। किसी तरह से भी आप परिभाषित कर सकते हैं, बस जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है उसी के अनुसार जो है परिभाषा को लिखा भी जा रहा है। तो ध्यान देना यहाँ पे। अब करेंगे क्या बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया वेग की बात हुई तो वेग बराबर, सबसे पहले हम अभिकारक के लिए लेते हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, और बटे में हो जाएगा समय अंतराल लिख सकते हैं, समय अंतराल या समय परिवर्तन। ठीक है, बात यहाँ पे ध्यान देना है, समय परिवर्तन यानी कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया वेग कहते हैं। या उत्पाद के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे, उत्पाद के लिए वेग बराबर उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में हो जाएगा समय परिवर्तन या समय अंतराल। अभी हम बताएंगे समय अंतराल होता क्या है, समय परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया उत्पाद के लिए और ये हो गया किसके लिए, अभिकारक के लिए। यही है क्या चीज, तो अभिक्रिया वेग। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे कि हमने कहा कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि R से P बन रहा है, R से क्या बन रहा है, P। यहाँ पे लिख देते हैं समय, और समय की इकाई पता होना चाहिए क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है समय। मान लेते हैं कि यदि समय जो है t बराबर 0 हो, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस समय अभिकारक की सांद्रता R ही होगा, क्योंकि इसकी सांद्रता में कोई खपत नहीं हुआ है। और ये जो उत्पाद की सांद्रता हो जाता है 0, क्योंकि अभी इसका निर्माण ही नहीं हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ ही नहीं हुई तो इसका निर्माण कहाँ से होगा। तो यही चीज है, जब t बराबर 0 लिया गया, समय अभी 0 है, रासायनिक अभिक्रिया हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो इस स्थिति में क्या है कि R तो है, अभिकारक की सांद्रता को हम R कर रहे हैं, और उत्पाद की सांद्रता भी 0 है, कुछ भी नहीं बना है। अब बात किया जाए कि यदि हम t बराबर t1 कर लें, यानी कि समय यदि हम t1 कर लें, तो R जो है R1 हो जाएगा, और P जो है किस में परिवर्तन हो जाएगा, P1। R1 जो है R से कम मान है, और P1 जो है P से यहाँ पे 0 से अधिक मान है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता में होती है कमी, और उत्पाद की सांद्रता में होती है क्या चीज, तो वृद्धि। यदि हम t बराबर t2 समय ले, t2 समय, तो ये हो जाता है R2, R1 से ये हो जाएगा R2, और ये हो जाएगा क्या चीज, तो P2, ये हो जाएगा P2। तो यहाँ पे देखा गया कि जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित हो रही है और उत्पाद की भी सांद्रता परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि अभिकारक की सांद्रता में हो रही है कमी, और उत्पाद की सांद्रता में हो रही है वृद्धि। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो R2 है वह कम है किससे, R1 से, और यहाँ पे जो P2 है वह अधिक है किससे, P1 से। अब बात किया जाएगा यहाँ पे समय अंतराल का। समय अंतराल, ये जो समय में परिवर्तन हो रहा है ना, यहाँ पे देखते हैं समय अंतराल। समय अंतराल क्या होता है, समय अंतराल,
तो दो समयों के बीच के जो अंतराल होता है ना, दो समयों के बीच का अंतराल, उसी को बोला जाता है समय अंतराल। जैसे कि T1 से T2 के बीच का जो समय होगा, T1 से T2 के बीच का जो समय होगा वही कहा जाएगा समय अंतराल। जैसे कि 5 बजे और 4 बजे, तो 5 बजे एक्यूरेट टाइम है और 4 बजे जो है एक्यूरेट टाइम है, तो 4 और 5 बजे के बीच का जो अंतराल है ना, वही अंतराल कहलाता है समय अंतराल। इसका मतलब है कि समय में भी हो रहा है परिवर्तन, तो लिख देते हैं समय में जो परिवर्तन हुआ है, तो कितना हुआ है, तो T1 से T2, क्योंकि यहीं से सांद्रता परिवर्तित हो रही है, तो जा रहा है क्या चीज, तो T1 से ये हो जा रहा है T2 में परिवर्तित हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे T2 माइनस T1, या इसी को प्रदर्शित किया जाता है किससे, डेल्टा T से। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखा जाए कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो यहां पे देखा जाए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो रहा है, तो ये जा रहा है R1 से R2, यानी कि R2 माइनस R1, या इसी को हम प्रदर्शित करेंगे किससे, तो डेल्टा R से। ठीक है, किससे, तो डेल्टा R से। उसके बाद से क्या हो रहा है कि उत्पाद की सांद्रता में हो रहा है परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या परिवर्तन हो रहा है, तो ये जा रहा है किससे, P1 से P2 में, तो ये हो जाएगा क्या चीज, तो P2 माइनस P1, या इसी को हम कहेंगे क्या, डेल्टा P। ठीक है, इसी को बोला जाएगा डेल्टा P। अब यही जो वैल्यू है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को यहाँ पे, और समय अंतराल यानी कि समय में परिवर्तन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही जो सूत्र हो जाएगा, देखते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये वाला जो सूत्र हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ये वाला सूत्र हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हमने क्या कहा, R2 माइनस R1, और बटे में क्या है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा R। और सांद्रता को हमेशा बड़ा कोष्टक में प्रदर्शित किया जाता है। देखो इधर हम कहीं यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किए हैं, लेकिन जहां पर भी R होगा, R1 होगा, P होगा, P1 होगा, P2 होगा, उसकी सांद्रता को यदि हम व्यक्त करते हैं ना, तो उसको बड़ा कोष्टक में ही दिखाते हैं। और बटे में हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा क्या चीज, समय परिवर्तन, ये वाला। तो इसके मान को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी। अब देखा जाए यहाँ पे R2 जो है R1 से कम है, यहाँ पे ये R2 जो है R1 से क्या है, कम है। तो इस स्थिति में जब कम है तो यह मान आता है ऋणात्मक, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है तो अभिकारकों की सांद्रता में होती है कमी, और इसलिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह को दिखाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वेग के लिए क्या होगा, उत्पाद के लिए उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दिखाया गया है। तो उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन को हम क्या कर रहे हैं, P2 माइनस P1 लिख देते हैं यहाँ पे, P2 माइनस P1 बटे में समय में परिवर्तन हो रहा है, तो कहाँ से, T2 माइनस T1 से। तो ये मान हो जाएगा कितना, इसे हम कहते हैं डेल्टा P, और इसको बड़े कोष्टक में प्रदर्शित करना है, और ये हो जाएगा क्या चीज, तो डेल्टा T। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि P2 बड़ा है P1 से, मतलब कि यहाँ पे सांद्रता अधिक है और यहाँ पे सांद्रता क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह मान आएगा पॉजिटिव। और पहले भी हमने बता रखा है कि जब उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, जब अभिक्रिया घटित होती है, तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि ही होती है, और इस कंडीशन में यह जो होता है कैसा मान होता है, धनात्मक होता है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, कुछ वैल्यू को रख करके, कि ये रासायनिक अभिक्रिया वेग क्या होता है, इसमें परिवर्तन कैसे होता है। तो यहाँ तक आप नोट करें, और उसके बाद से हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जाना रासायनिक अभिक्रिया वेग के बारे में। होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया वेग, जिसमें कि अभिकारक की सांद्रता किस तरह से परिवर्तित होती है और उत्पाद की सांद्रता किस तरह से परिवर्तित होती है, इसी की दर की गणना हम यहाँ पे करते हैं। अब इसी में हम एक एग्जाम्पल लेंगे और कुछ वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि इस दर में अभिकारकों की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रता में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, क्या चीज़, तो एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं
कि अभिकारक है और अभिकारक से बन रहा है उत्पाद। अभिकारक से बन रहा है क्या चीज? तो उत्पाद। और यहाँ पे हम ले रहे हैं वही समय में परिवर्तन होता है, तो अभिकारक और उत्पाद की भी सांद्रता में होती है परिवर्तन। यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। यदि हमने समय लिया t बराबर समय है 0, तो अभिकारक की सांद्रता मान लेते हैं, कोई एक हमारे पास वैल्यू 10, तो इसको हम 10 मान लेते हैं। कितना है? 10। तो जब समय स्टार्ट नहीं हुआ है तो इस समय उत्पाद की सांद्रता जो है 0 होगी, क्योंकि उत्पाद कोई बनेगा ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यदि t बराबर 1 समय हमने लिया तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ और परिवर्तित होकर के ये घट करके आ गया 7 पे। कितना? तो 7। इसका मतलब है कि 3 उत्पाद बन गया, 3 उत्पाद बन गया। इस मात्रा को हम सांद्रता है ना, तो उसको मोल प्रति लीटर में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि t बराबर समय 2 हो, दूसरा समय आ गया, तो इसमें फिर से परिवर्तन होगा और इसमें भी परिवर्तन होगा, मतलब कि ये घटेगा और ये बढ़ेगा। तो इसकी सांद्रता हो जाएगी, मान लेते हैं कितना हो गया, तो 4 हो गया। और यहाँ पे अब क्या होगा? 3 और घट गया, तो 3 इसमें बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 6। यदि t बराबर कितना हो? 3 टाइम हो, तीसरा समय आ गया, तो इस समय फिर से ये परिवर्तित हो रहा है, 4 से 2 हो जा रहा है। और इस कंडीशन में ये हो गया कितना? 8 हो गया, क्योंकि 2 इसमें से कम होगा तो 2 इसमें बढ़ेगा। उसी प्रकार से t बराबर यदि 4 ले लिया जाए तो ये हो गया 1, इसकी सांद्रता हो गई 1, और इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 घटा तो इसमें 1 बढ़ेगा। यदि t बराबर हो गया 5 तो ये बच जाएगा 0 और ये हो जाएगा पूरा का पूरा 10। तो रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन इस तरह से होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है और उत्पाद की सांद्रता में हो रही है वृद्धि। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यही होता है। अब हम इसी चीज को किसी भी 2 वैल्यू को रखेंगे और अभिक्रिया वेग जानेंगे। क्या चीज? तो अभिक्रिया वेग। तो ध्यान देना है यहाँ पे, मान लेते हैं कि हमारे पास यही वैल्यू है, और इसी को हमने अभी जो सूत्र फॉर्मेशन किया अभिक्रिया वेग का, उस पर इसको रख करके देखेंगे। तो यदि ये हम वैल्यू ले रहे हैं तो ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है, तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा क्या चीज? तो R2, क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है, ऊपर वाले वैल्यू का भी छोड़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2। इसी क्रम में ये वाला जो मान होगा ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा क्या चीज? तो T2। अब देखा जाए अभिकारक के लिए क्या किया गया था, तो अभिकारक के लिए जो अभिक्रिया दर था, अभिक्रिया वेग या दर एक ही चीज होता है। अभिक्रिया वेग बराबर क्या था? माइनस का डेल्टा R बटे में डेल्टा T, यही था। अब यहाँ पे डेल्टा R का मतलब क्या है? R2 माइनस R1 और बटे में हो जाएगा T2 माइनस T1। यही चीज तो दिया गया था। ये आता है वैल्यू माइनस में, किस में आता है? तो माइनस में आता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो वेग है, इसी वेग को औसत वेग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे यदि हम औसत वेग रख दें तो भी वही बात होने वाली है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, पीछे हमने इसे नहीं बताया, इसी को औसत वेग भी कहा जाता है। अब क्या है? R2 का मान यहाँ पे रखेंगे, तो R2 का मान कितना है? यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का R1 का मान कितना है? R1 का मान है 4 और बटे में T2 का मान कितना है? यहाँ पे देख रहे थे 3 है, और माइनस का T1 का मान कितना है? तो 2 है। अब देखा जाए यहाँ पे, तो इसको जो है माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 और बटे में हो जाएगा 1, बटे में हो जाएगा कितना? 1, या माइनस माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस, और इस स्थिति में आ जाएगा इसका मान कितना? +2। ध्यान देना है यहाँ पे। अब यदि हम औसत वेग ज्ञात करें उत्पाद के लिए, तो उत्पाद के लिए बताया गया कि ये होता है प्लस डेल्टा P और बटे में डेल्टा T। इसका मतलब है क्या? P2 माइनस P1 और बटे में T2 माइनस T1, ये प्लस में रहेगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो प्लस P2 का मान यहाँ पे दे रखा है 8 माइनस P1 का मान कितना दे रखा है? 6 और बटे में T2 का मान दे रखा है 3 और माइनस T1 का मान दे रखा है 2, तो बराबर हो जाएगा 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2
और बटे में हो जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आ गया कितना, प्लस का 2। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हम यदि अभिकारक का वेग ज्ञात कर रहे हैं और उत्पाद का वेग ज्ञात कर रहे हैं तो वैल्यू जो है एक ही जैसे आने वाली है, और आ भी गया यहाँ पे एक जैसा वैल्यू, तो मान यहाँ पे एक ही जैसा आएगा। हम किसी का भी वेग ज्ञात करें, चाहे अभिकारक का चाहे उत्पाद का, तो ये बातें याद रखनी है। और इसी पर हम क्या करेंगे कि अभिकारकों के लिए और उत्पादों के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं सबसे पहले अभिकारक के लिए और उसके बाद से फिर से उत्पाद के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर सबसे पहले लिखते हैं अभिकारकों के लिए, अभिकारकों के लिए। तो ध्यान देना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ये जो है एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है। और यहाँ पे रख लेते हैं समय, एक्स एक्सिस पर समय रख लेते हैं, यानी कि टाइम कैसे परिवर्तित होगा, और वाई एक्सिस पर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, क्या चीज, तो अभिकारक की सांद्रता, इसी को हम करें डेल्टा आर, क्या चीज, तो डेल्टा आर। अब यहाँ पे जो मान है यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। t बराबर 0 है, t बराबर 1 है, t बराबर 2 है। इस तरह से अभिकारक की सांद्रता 10 से 7 हो गया, 7 से 4, 4 से 2 और 2 से 1। उसी प्रकार से उत्पाद की सांद्रता 0 था पहले, फिर 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ। इस तरह से क्या हो रहा है कि अभिकारक की सांद्रता में हो रही है वृद्धि और उत्पाद की सांद्रता में हो रही है कमी। तो हमें अभी पहले अभिकारक वाला देखना है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो समय कितना लिया गया, 5 तक लिया गया। देख लेते हैं यहाँ पे, ये है 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। और यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता देख लेते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा कितना, 10। अब देखा जाए यहाँ पे, यदि t बराबर 0 समय है, ये 0 समय यहाँ पे है, तो देखने को मिल रहा है कि सांद्रता है अभिकारक की कितनी, 0 समय पे 10। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं कि इस पहले पॉइंट को बनाते हैं, क्योंकि यहीं पे जो है क्या है, अभिकारक की सांद्रता है और इसी का हम ग्राफ बना रहे हैं। अभिकारक की सांद्रता के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। अब देखा जाए कि यदि टाइम t बराबर 1 हो गया ये वाला, तो सांद्रता कितना हो गया इसका, घट करके 7 हो गया, मतलब कि यहाँ पे आ गया सांद्रता। अब कैसे हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसके सामने एक डॉटेड लाइन करते हैं और उसके बाद से 1 है ना, इसके सामने जो है हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन करते हैं। देखते रहना, यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप ग्राफ बना पाएंगे। जहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, वहाँ पे एक बिंदु प्रदर्शित कर लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, t2 समय लेते हैं। t2 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है, 4, ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन खींचेंगे और t2 समय लिया जाएगा। यहाँ पे t2 समय पर क्या है, तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, तो यहाँ पे जो है बिंदु को प्रदर्शित कर लेते हैं हम। अब देखा जाए t3 टाइम पे सांद्रता हो गया 2, यानी कि t3 टाइम है यहाँ पे, और सांद्रता इसका हो गया कितना, तो 2। यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, इसको हम क्या कर लेते हैं, बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। उसके बाद से t4 टाइम में सांद्रता हो गया 1, यानी कि यहाँ पे सांद्रता आ गया, यहाँ पे देखा जाए, और टाइम क्या है, t4 है, यानी कि यहाँ पे जो है क्रॉस बन रहा है, इसको हम पॉइंट कर लेते हैं। और t5 टाइम पे सांद्रता हो गया है 0, ये हुआ है, मतलब कि ये t5 टाइम है। अब इसी सभी बिंदुओं को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मिला लेते हैं। ध्यान पूर्वक देखना है, इन्हीं सभी बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला लिया। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि यहाँ पे जो सांद्रता है, जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे सांद्रता में आ रही है कमी। किसके सांद्रता में, तो अभिकारक की सांद्रता में आ रही है कमी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो है यहाँ पे ट्राइंगल बना सकते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ तक लेकर के आते हैं 2 तक, और इसको यहाँ से मिला देते हैं, एक ट्राइंगल हो गया। ये वाला है लंब, ये वाला है आधार,
और ये जो है क्या है, तो ग्राफ की ढाल है, ये ग्राफ की ढाल, ठीक है ना, ये ढलान कह सकते हैं, ढलान है ये। तो ग्राफ की ये ढलान है। तो यदि हम इसको कहें कि ये ए है तो ये बी होगा, और इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, सी है। तो यहां पे पता है कि टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे में आधार। क्या चीज, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। आधार, तो यहां पे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम यहां पे ज्ञात कर रहे हैं वेग। तो यहां पे वेग बराबर हो जाएगा क्या, वेग बराबर हो जाएगा इसके लिए लंब क्या है, ए बी है, ए बी, और बटे में आधार क्या है, तो BC है, क्या है, BC। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सांद्रता में आ रही है कमी, यानी कि यह मान है ऋणात्मक, यह मान की क्या चीज है, ऋणात्मक। और यदि हम वैल्यू को पुट करके यहाँ पे देखें तो इसका क्या मान आने वाला है अभी हम दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो उत्पाद के लिए ग्राफ बना लेते हैं, उत्पाद के लिए, ठीक है। उत्पाद के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। वही चीज लिया जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखना यहाँ पे ये वाला है एक्स एक्सिस और ये वाला है कौन सा, तो वाई एक्सिस। यहाँ पे रख देते हैं उत्पाद की सांद्रता, और इसको प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा पी से, और यहाँ पे रख देते हैं समय, और टी से प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे क्या चीज है, तो 0 है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 तक जाते हैं, और ये वाला है उत्पाद की सांद्रता। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है उत्पाद की सांद्रता में होती है वृद्धि, उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। अब देखा जाए कि यहाँ पे t बराबर 0 जब समय है तो इसकी सांद्रता कितनी है, 0 है उत्पाद की। तो एक तो पॉइंट यहीं पे मिल जाता है हमें। T1 पर क्या हो गया, सांद्रता 3 हो गया, मतलब कि यहाँ पे आया, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, उसी तरह से डॉटेड लाइन प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पे T1 की ओर लेकर के जाएंगे, और जहाँ पे क्रॉस होगा वहाँ पे बिंदु बना लेते हैं। उसके बाद से फिर से देखते हैं कि T2 पर सांद्रता हो गया अभिकारक का 6, कितना हो गया, 6। देखना यहाँ पे अभिकारक का सांद्रता हो गया 6, और क्या है टाइम, तो T2 है, और यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं। T3 पर देखा जाए सांद्रता हो गया इसका 8 हो गया। अब T3 पर देखा जाए तो ये हो गया कितना, तो 83 है, और यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं। और T4 पे कितना हो गया, T4 ये वाला है, तो T4 पे हो गया है 9, कितना, तो 9। देखना यहाँ पे 9, ये है T4, क्या चीज है ये, तो T4 है, और यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं क्योंकि क्रॉस यहीं पे आता है। और T5 पे हो गया कितना, 0, 10 हो गया, 0 नहीं 10। तो यहाँ पे देखते हैं ये T5 है, और यहाँ पे ये हो गया कितना, तो 10 हो गया। अब इसको हम मिला लेते हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरह के ग्राफ को देखने को मिलता है, यानी कि ये ऊंचाई की ओर जा रहा है। इसका मतलब कि जैसे समय आगे बढ़ रहा है उत्पाद की सांद्रता में हो रही है वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर भी हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। यदि हम क्या करें, तो ट्राइंगल बनाने के लिए इसको लेकर के जाए यहाँ से यहाँ तक, तीसरे तक, ठीक है, 1 से 3 तक, यहाँ से यहाँ तक लेकर के जा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ जाए, तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, यदि हम कहें कि ये वाला A है तो ये है क्या, B, और ये हो जाएगा क्या चीज, तो C। तो यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा है, और ये वाला है लंब, ये वाला है आधार, तो यहाँ पर भी tan थीटा लागू होगा। तो tan थीटा बराबर अभी बताइएगा लंब बटे में आधार होता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो औसत वेग हो जाएगा, वेग बराबर
लंब क्या है यहाँ पे ए बी है, ए बी, और बटे में आधार क्या है BC है, क्या है तो BC है। जैसे कि यहाँ पे माना गया वैसा भी हम इन्हें यहाँ पे मान लिया है। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों का वैल्यू वेग के अनुसार क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक समान आया उसी तरह से यहाँ पर भी एक समान आना चाहिए और जरूर आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, तो ध्यान देना यदि हम इसे कह रहे हैं कि ये क्या है R1 है, R1 है कहाँ पे तो यहाँ पे ये वाला R1 है, क्योंकि अधिक सांद्रता तो यही है ना, इसकी अधिक सांद्रता हमने यहाँ पे लिया था R1 और यहाँ से जा रहा है कहाँ पे तो R2 पे, ये वाली सांद्रता कम वाली हो रही है तो R2 आ रही है। और बताया गया है कि जो R2 होता है वो हमेशा कम होता है किससे R1 से। देखो R2 की सांद्रता है 2 और R1 की सांद्रता है 7, तो R1 हमेशा बड़ा है किससे R2 से। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला है T1, ये वाला टाइम T1 है और यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला टाइम है T2। अब ये मान यहाँ पे रखते हैं वेग बराबर क्या है माइनस का AB बटे में BC, माइनस का AB बटे में BC। तो जो ये AB है कहाँ से जा रहा है R1 से R2 में और BC कहाँ से जा रहा है T1 से T2 में। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा माइनस का R2 माइनस R1 और बटे में T2 माइनस T1। अब यही मान यहाँ पे देखते हैं R2 का मान कितना दे रखा है, R2 का मान है 2, ठीक है, और यहाँ पे R1 का मान कितना दे रखा है तो R1 का मान है 7 और बटे में हो जाएगा T2 का मान है 3 और माइनस का हो जाएगा T1 का मान है कितना 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह उसी तरह से रहेगा और 7 में से 2 जाएगा या 2 में से 7 यदि हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 5 अपन 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यदि हम 5 में 2 का भाग देते हैं तो ये मान आता है कितना तो 2.5। और यदि यहाँ पे हम वेग का मात्रक करें तो वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे मान हमें कितना देखने को मिला 2.5। यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये हमारा ट्रायंगल बना, हमने पहले भी बना रखा है और ये है A और ये है B और ये है क्या चीज तो C। तो देखा जा रहा है कि पहले इसकी सांद्रता कम है उत्पाद की और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है सांद्रता में हो रही है वृद्धि। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है R1 है P1 है, R1 नहीं P1 है और ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है P2 है। अब बात किया जाए ये वाला T1 ही है और ये वाला क्या चीज है तो T2 है। तब इसके लिए हम क्या करें वेग की गणना करें तो वेग बराबर क्या होगा, तो वेग बराबर देखा जाए कि ये वृद्धि हो रहा है यानी कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे निकाला गया AB बटे में BC और यहाँ पे AB क्या है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है P2 से P1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे P2 हमेशा अधिक होगा किससे तो P1 से और यहाँ पे R2 कम होता है R1 से, ये बात याद रखनी है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 बटे में T2 माइनस T1, क्योंकि ये समय तो यही परिवर्तित हो रहा है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं P2 का मान कितना यहाँ पे 8 है माइनस का P1 का मान कितना है तो P1 का मान है 3 और बटे में हो जाएगा T2 का मान है 3 माइनस T1 का मान है 1, तो बराबर हो जाएगा इसमें से यदि 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। अब ये मान आ जाएगा 2.5 और यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि मान उतना ही आया 2.5 और यहाँ पर भी मान 2.5 ही आया। तो कहने का मतलब है कि किसी तरह से भी यदि हम सांद्रता ज्ञात करें तो वैल्यू उतना ही आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया क्या चीज तो रासायनिक अभिक्रिया वेग, और इससे रिलेटेड हमने ग्राफ भी करवाया, कुछ एग्जाम्पल भी दिखाया और आगे चल करके और भी
अधिक एग्जाम्पल पर हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, और यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिर भी यदि कहीं डाउट रह गया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। थोड़ा सा चीज़ें डिफिकल्टी हो रही है और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल करके इसी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने वाले, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बस अभी इस चैप्टर का शुरुआत हुआ है, आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।